नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। हमारा आज का भी टॉपिक वही है जो पिछले 2 व्याख्यानों में था, शीत युद्ध। पिछली 2 कक्षाओं में मैंने आपको शीत युद्ध का अर्थ, उसके लक्षण, उसकी उत्पत्ति के कारण व शीत युद्ध के साधनों के बारे में बताया। आज मैं शीत युद्ध के विकास के संबंध में चर्चा करूँगी। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से शीत युद्ध के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1917 से 1945 तक, दूसरा 1946 से 1953 तक, तीसरा 1953 से 1958 तक, चौथा 1959 से 1962 तक, पांचवा 1963 से 1979 तक और छठा 1980 से 1989 तक। अब हम बच्चों शीत युद्ध का प्रथम चरण देखते हैं। बताया जैसे मैंने आपको अभी कि शीत युद्ध का प्रथम चरण 1917 से 1945 तक माना जाता है। वैसे हम शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानते हैं, लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि शीत युद्ध का आरंभ 1945 से नहीं बल्कि 1917 से ही हो गया था। इस संदर्भ में अमेरिकी विद्वान हॉल और फ्रेंच विद्वान आंद्रे फॉन्टेन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ 1945 में नहीं बल्कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के साथ ही हो गया था, क्योंकि इस क्रांति ने विश्व को राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामाजिक आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम दिया। सही अर्थों में विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 से ही हो जाता है, जिसके द्वारा विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य सामने आया। इस क्रांति ने कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया। साम्यवाद की स्थापना का पश्चिमी राष्ट्रों ने स्वागत नहीं किया, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोल्ड वॉर शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था। लेकिन 2 वैचारिक पक्ष अवश्य प्रकट होने लगे थे। एक तरफ अकेला सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अपने मित्रों के साथ ग्रेट ब्रिटेन था। इन दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण था, उससे लगता था कि भविष्य में इन दोनों के मध्य आपसी मतभेद बढ़ते रहेंगे। इस काल में शीत युद्ध अपने उग्र स्वरूप में इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि सोवियत संघ एक निर्बल राष्ट्र था और दूसरी ओर ब्रिटेन और उसके मित्र सबल राष्ट्र। द्वितीय महायुद्ध में दोनों पक्षों की हिटलर के विरुद्ध मित्रता एक प्रकार की मजबूरी थी। वास्तव में ब्रिटेन और अमेरिका ने साम्यवादी विचारधारा को कभी पसंद नहीं किया। इस काल में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने शीत युद्ध को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की। इसके बारे में फ्लेमिंग ने लिखा है और बताया है कि अप्रैल 1942 से जून 1944 तक द्वितीय मोर्चे का स्थगन, 29 मार्च 1944 से फरवरी 1945 तक सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार, मार्च 1945 में इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौतों पर रूस से मतभेद, 6 अगस्त 1945 को प्रथम अमेरिकी अणु बम का हिरोशिमा पर प्रयोग। ये सब कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने शीत युद्ध के प्रारंभ होने में अपना योगदान दिया। इसके बाद शीत युद्ध के विस्तार का दूसरा चरण आता है। इसका काल 1946 से 1953 तक का माना जाता है। इस काल में शीत युद्ध शब्द स्पष्ट रूप से सामने आया और इस चरण में अमेरिका ने प्रत्येक स्तर पर साम्यवाद के विस्तार को रोकने की
नीति अपनाई। इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना चर्चिल का फुलटन भाषण मानी जा सकती है। इसका उल्लेख मैंने आपको पहले भी किया है। 5 मार्च 1946 को अमेरिका ने फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने शीत युद्ध का आधुनिक रूप में श्री गणेश किया। चर्चिल ने कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। इस समय चर्चिल का संकेत सोवियत संघ की ओर था। चर्चिल ने एक आंग्ल अमरीकी गठबंधन की मांग की। उनका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने के लिए हर संभव एवं नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए। इस काल में शीत युद्ध को बढ़ाने वाला एक सिद्धांत था जो ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह घोषणा की कि वो साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहाँ अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया गया। इस तरह ये सिद्धांत आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का एक प्रयास था। ट्रूमैन सिद्धांत के अतिरिक्त इस काल में शीत युद्ध को बढ़ावा देने में मार्शल योजना ने भी अपना विशेष योगदान दिया। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया कि यदि तत्काल यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं किया गया तो वो साम्यवादी हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं आए, इस उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से लेकर 1952 तक पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम स्वीकार किया। जिन देशों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी गई, उन पर मुख्य शर्त यह लगाई गई कि वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे। इस योजना ने अमेरिका की साम्यवादी अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता प्रदान की। इसी काल में 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी भी महत्वपूर्ण थी, जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने अपनी शक्ति आजमाने का पूरा प्रयास किया। इस काल में जर्मनी का विभाजन भी ऐसी घटना थी जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से पराजित हो गया था। इसके बाद पराजित होने के पश्चात जर्मनी शीत युद्ध का प्रधान केंद्र बन गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी को एकीकृत कर दिया। परिणाम स्वरूप 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य, जिसे पश्चिमी जर्मनी भी कहते हैं, उसका उदय हुआ। इस कार्य के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की, जिसे
पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न शीत युद्ध को बल प्रदान करने लगा। इसके अतिरिक्त इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना नाटो की स्थापना थी, जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसी सैनिक संधि का निर्माण किया गया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया आक्रमण सब देशों के विरुद्ध किया गया आक्रमण समझा जाएगा। नाटो एक तरह से सोवियत संघ को एक चेतावनी थी, जिसके द्वारा उसने सोवियत संघ को साम्यवाद को प्रसारित करने से रोकने को कहा। इस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। वह थी चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने से शीत युद्ध में उष्णता आ गई या गर्माहट आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य था। जब चांग काई शेक की सरकार राष्ट्रवादी सरकार थी, जो कि चीन में साम्यवादी शासन से पूर्व कार्य कर रही थी। साम्यवादी क्रांति के पश्चात इस सरकार ने भागकर फार्मोसा में शरण ली। इसके उपरांत चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की मांग की और अमेरिका ने इस मांग का विरोध किया, क्योंकि अमेरिका को इस बात से ये लगता था कि सुरक्षा परिषद में चीन की उपस्थिति के कारण रूस ज़्यादा सफल हो जाएगा। अमेरिका के इस विरोध के विरोध में सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद का बहिष्कार किया, जिसके कारण इन दोनों पक्षों के मध्य तीव्र वैमनस्य हो गया और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त कोरिया युद्ध ने भी शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कोरिया युद्ध वास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युनिस्ट गुट के बीच का युद्ध था। 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया में दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने सैनिक संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र विश्व की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। सुरक्षा परिषद ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उसके झंडे के नीचे अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया की सहायता की। कोरिया संघर्ष शीत युद्ध संघर्ष में बदल गया, क्योंकि चीनी सैनिकों और सोवियत संघ के हथियारों से उत्तरी कोरिया लड़ रहा था और संयुक्त राज्य की सेना के नाम पर अमेरिका मैदान में था। इस तरह कोरिया युद्ध एक ऐसी घटना थी जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि भी शीत युद्ध में गर्माहट का एक कारण बनी। सितंबर 1951 में अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ को यह कार्यवाही पसंद नहीं आई और उसने इसको एक पक्षीय कहकर उसकी निंदा की। इस चरण में चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, डैलेस और स्टैलिन जैसे नेताओं ने मिलकर शीत युद्ध की तीव्रता में वृद्धि की। तो इस तरह शीत युद्ध का यह दूसरा चरण था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका अदा की। शीत युद्ध के दूसरे चरणों के बारे में मैं आपको अपने अगले व्याख्यान में बताऊंगी। आशा है आपको अभी तक का ये व्याख्यान समझ में आया होगा।
और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।